अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछली वीडियो के तसलसल में। और पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे कि कैसे नई सर्द जंग जो है उसका आगाज़ तकरीबन होने को है और इसकी जड़ें कहाँ कहाँ तक जाके हिस्ट्री में हम ट्रेस कर सकते हैं। तो उसमें हमने काफ़ी सारी बातों का जिक्र कर लिया था जो कि हिस्ट्री के साथ रिलेटेड थी, कुछ रीसेंट हिस्ट्री के साथ रिलेटेड चीज़ें थी चाइना के राइज़ के हवाले से। आज गुफ्तगू के उसी सिलसिले को आगे लेके जाएंगे, लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लें ताकि आप तक मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस रेगुलरली पहुंचती रहें। जैसे कि आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में हमने बात वहाँ पे आके ख़त्म की थी जहाँ पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि सदर शी ने अनाउंस किया था 2013 के अंदर, उस पे जाके हमने बात ख़त्म कर ली। फिर मैंने ये भी आपको बताया था कि तकरीबन 100 ममालिक जिसमें से एशियाई ममालिक हैं, अफ्रीकी ममालिक हैं, यूरोपियन यूनियन के ममालिक हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और लैटिन अमेरिका के कंट्रीज़ हैं, वो इसके अंदर शामिल हैं। लेकिन यहाँ पे आके मैंने बात तकरीबन ख़त्म कर ली थी। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें तो इटली, ग्रीस और पुर्तगाल ये तीनों के तीनों ममालिक नेटो के मेंबर्स भी हैं और यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स भी हैं, लेकिन इन्होंने भी ये जो BRI है इसके प्रोजेक्ट में शमूलियत इख्तियार करने के लिए एग्रीमेंट्स चाइना के साथ साइन किए हुए हैं। तो यहाँ पे यूरोप के अंदर भी एक काइंड ऑफ आपको डिवीज़न नज़र आएगी जब आप बेल्ट एंड रोड के इस इनिशिएटिव को देखेंगे उस तनाजुर में कि वो कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो अपनी ट्रेडिशनल पॉलिसी से हट के अब इकोनॉमिक उनको डिविडेंड्स नज़र आ रहे हैं, तो वो चाइना की तरफ जाना प्रेफर करेंगे मुस्तकबिल में, क्योंकि उन्होंने अभी से इसको साइन किया हुआ है। फिर इसके साथ अगर आप देखें, क्योंकि उनकी ग्रोथ के लिए वो काफ़ी डेस्परेट हो रहे हैं, और अगर आप इसके साथ ये भी बात देख लें कि जो वबा आई हुई है, इस वबा के अंदर भी उनको जितनी भी ज़रूरियात थी उनकी मेडिकल के हवाले से, इक्विपमेंट के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से जितनी भी ज़रूरियात थी, चाइना ने उसको बड़े अहसन तरीके से फुलफ़िल किया, जो कि एक इमर्जिंग पावर की या एक बड़े क़ुव्वत की एक निशानी होती है। और सिर्फ फुलफ़िल नहीं किया बल्कि साथ साथ उसका अच्छी खासी तशहीर भी की है, ताकि दुनिया के ऊपर एक धाक बिठाने की कोशिश भी की है, यूरोप के अंदर एक धाक बिठाने की कोशिश भी की है कि आप हमारी तरफ देखें, हम आपके तमाम नीड्स को पूरा कर सकते हैं, हमारे अंदर वो सलाहियत मौजूद है जो कि अभी तक शायद अमेरिका आपकी इन नीड्स को पूरा कर रहा था। जबकि अमेरिका दूसरे साइड पर, मैं पिछली वीडियोज़ में जिक्र करता रहा हूँ कि वही सप्लाईज़ जो कि यूरोप के लिए चाइना से आ रही होती थी, उसको वो रास्ते में इंटरसेप्ट करके अपनी तरफ ले जाने की कोशिशें करता रहा, जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो अमेरिका से कुछ दूरी की तरफ भी जानी शुरू हो गई हैं। तो ये बात होगी। फिर इसके बाद 17+ एक इनिशिएटिव चाइना ने लिया हुआ है जिसमें सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ शामिल हैं। अब इस 17+ के अंदर ये ममालिक शामिल है और चाइना ने इनका एक ग्रुप बना दिया है और उनको एक ख़ास एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट उनके साथ होगी बाकी यूरोपियन ममालिक के मुकाबले में, और वो उनको अमेरिका से किसी हद तक दूर, या अगर अमेरिका से दूर नहीं तो अपने करीब लाने की ज़रूर कोशिश करेगा। ज़रूरी नहीं है कि वो अमेरिका से दूर भी लेके जाए। फिर मिलिट्री फ्रंट पे अगर हम देखें तो चाइना बहुत रैपिडली एडवांस कर रहा है मिलिट्री के अंदर, और वो तकरीबन हर अस्करी शोबे में इस वक्त उसकी ग्रोथ हो रही है। चाहे वो आप बर्री फ़ौज देखें, वो आप नेवी देखें, वो आप उसकी फ़ज़ाई क़ुव्वत को देखें, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है। और फिर सिर्फ यही नहीं, साउथ चाइना सी जहाँ पे अमेरिका के बैठा हुआ है, उसने डेरे डाले हुए हैं मुख्तलिफ़ जज़ायर में, उसके बेसिस बने हुए, वहाँ पे भी आराम से चाइना अपने आप को लैंड टू सी जो मिज़ल्स है वो उन्होंने लॉन्च किए हुए हैं, और अमेरिका ने उसके जवाब में अब जाके अपना एक लैंड टू सी मिज़ल लॉन्च करने का एक प्रोग्राम दोबारा स्टार्ट करने का इंदिया दिया हुआ है, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर चाइनीज़ हमारी तरफ अगर हमारे शिप्स चाइना की तरफ जाएंगे, चाइनीज़ उनको मारेंगे, तो ये भी तो पॉसिबल है कि चाइना के शिप्स इन जजीरों की तरफ आएँ और हमारे लिए ख़तरा हो, तो फिर हम भी इनको मारने की सलाहियत रखते हो। तो एक आर्म रेस शुरू हो रही है तकरीबन, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना जो है उसको एक अपर एज फ़िलहाल इस रीजन के अंदर जो है वो हासिल होने वाला है, वो आगे जाएगा। फिर करंटली आप देखें कि चाइना और इंडिया का फेस ऑफ जो हुआ है लद्दाख में और सिक्किम में जो हुआ है,
भूटान के करीब। ये भी चाइना की मिलिट्री स्ट्रेंथ को अच्छे तरीके से उजागर करने के लिए काफ़ी होगा कि अगर आप देखें कि उसने अब अपने इंटरेस्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया। वो इलाके उन्होंने वापस लेने शुरू कर दिए जो कि एक ज़माने में उन्होंने इंडिया को छोड़ दिए थे, डिस्प्यूटेड एरियाज़ थे और वो उन्होंने इंडिया को छोड़ दिए थे, लेकिन अब वो उस पर वापस अपना क्लेम कर रहा है, जिसका ये मतलब है कि चाइना मिलिटरीली और इकोनॉमिकली इस पोजीशन में आ चुका है कि वो अब इंडिया को चैलेंज कर सके। और ये सिर्फ इंडिया को चैलेंज करना नहीं है बल्कि इंडिया के पुश्त पे अमेरिका खड़ा है, तो ये अमेरिका को भी चैलेंज करने के बराबर समझा जाता है। लेकिन चाइना इस वक्त इस पोजीशन में है, वो अभी तक नहीं कर रहा था लेकिन इस वक्त वो इस पोजीशन में है कि वो ये कर सकता है। यहाँ तक तो बात हो गई थी, चाइनीज़ ने BRI का इनिशिएटिव ले लिया और फिर उसके बाद जो है वो बेल्ट एंड रोड का इनिशिएटिव लेने के बाद वो अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ पे भी फोकस कर रहे हैं। ये 2013 से कहानी आगे चल रही थी, लेकिन अमेरिका में उस दौरान क्या हुआ, 2013 का तो मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट शटडाउन हो गया था। अब 2013 के गवर्नमेंट शटडाउन के बाद वहाँ पे जो इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर डिबेट थी अमेरिका में वो बहुत ज़्यादा आप उसको कह सकते हैं कि वो बहुत डीप हो गई थी। तो वो जो इकोनॉमिक इश्यूज़ पे डिबेट थी जब वो डीप हुई तो उसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन के अंदर विक्ट्री मिली 2016 के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप को अगर आप इलेक्शन की उनकी विक्ट्री उठाएं, उनकी स्पीचेस इलेक्शन से पहले के उठाएं तो दैट वाज ऑल अबाउट चाइना। वो चाइना को लेके बहुत ज़्यादा ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन को या डेमोक्रेट्स की पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करते थे और वो कहते थे कि आपको चाइना के साथ ये वाले एग्रीमेंट्स इस तरह नहीं करने चाहिए थे, चाइना को आपको इतने फेवरेबल टर्म्स पे आगे नहीं आने देना चाहिए था, क्योंकि उसकी नज़र में चाइना। और अगर आप ये सिर्फ यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की ये बात नहीं है, अगर आप इनकी 1980s से इनका स्टैंस उठाएं, ट्रेड के ऊपर स्टैंस की बात कर रहा हूँ, वैसे तो वो बहुत ज़्यादा उसके स्टैंसेस के अंदर आपको कंसिस्टेंसी नहीं मिलती, लेकिन लेकिन आप ट्रेड के ऊपर 1980s से उनके स्टैंस को उठा के देख लें तो वो ट्रेड के ऊपर बड़े कंसिस्टेंटली कहते हैं कि जो एशियाई ममालिक हैं, पहले जापान था, साउथ कोरिया था, उसके अंदर वो कहते हैं जो ये एशियाई ममालिक हैं, ये एशियाई ममालिक अमेरिका की ट्रेड पॉलिसीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अपनी एक्सपोर्ट्स अमेरिका में भेजते हैं और अमेरिका की जो कंज्यूमर इकॉनमी है उस कंज्यूमर इकॉनमी से वो फ़ायदा उठा के अपने मुल्क में रेवेन्यू लेके जाते हैं। तो अमेरिका से ये ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं और ये अमेरिका को इतना फ़ायदा इन ट्रेड एग्रीमेंट से हो नहीं रहा, तो उनका ये स्टैंस बड़ा कंसिस्टेंट था। अब रिसेंटली उसमें एडिशन फिर हुआ था चाइना का, तो फिर 2016 का जब उसका इलेक्शन के कैंपेन जब वो कर रहा था 16 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, उसने वो सारा का सारा चाइना के ऊपर फोकस किया हुआ था और अमेरिका की और चाइना के साथ जो ट्रेड पॉलिसीज़ थी उसके ऊपर उसने इन तमाम चीज़ों को फोकस किया हुआ था। तो अब अगर ये बात हम देखें कि आज वो चाइना के ख़िलाफ़ जा रहा है तो इसमें फिर हमें कोई इतना ज़्यादा मज़ायका नज़र नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी चाइना के ख़िलाफ़ था, वो सिर्फ उन चीज़ों को अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब चाइना भी ज़्यादा तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है तो फिर उसके बाद इस वजह से आज वो ज़रा चाइना के ज़्यादा मुखालिफ हो रहा है। फिर जब इस वबा ने दुनिया को हिट किया, चीन को तो इसने 2019 के आखिर में हिट किया था, लेकिन बाकी दुनिया में वो 2020 के स्टार्ट में आया। तकरीबन 7 साल हो गए थे जब हम 2013 से इस चीज़ को BRI को देखते हैं और फिर अमेरिका का गवर्नमेंट का शटडाउन देखते हैं। तो जब इस वबा ने दुनिया को हिट किया तो उस वक्त क्या पोजीशन थी दुनिया की, ठीक है। तो मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि चाइना जो है वो एक अनडिस्प्यूटेड इकोनॉमिक पावर तो है, उसमें तो कोई शक किसी को नहीं है कि ये एक इकोनॉमिक पावर है और इसके मद्दे मुकाबिल दुनिया में इकोनॉमिक पावर जिसमें इतनी कैपेसिटी हो वो इतनी तेज़ी से ग्रो कर सके या ग्रोथ कर सके अपनी, वो दूसरी नहीं है दुनिया में। तो वो तो एक अनडिस्प्यूटेड इकोनॉमिक पावर है और ये पिछले 7 साल में चाइना ने इस बात को प्रूव किया है कि वो है। फिर वो अपना पॉलिटिकल और मिलिट्री इन्फ्लुएंस भी दुनिया के अंदर लेके आ रहा है, उसमें भी कोई ख़ास मज़ायका नहीं है। पिछली वीडियो में मैं आपको इंडिया के साथ जो उन्होंने कहा था कि वो डेमोक्रेसी है, जो मैंने आपको बताया था कि वो कहते हैं कि अगर वो डेमोक्रेसी है और हमारी जो गवर्नमेंट है वो काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप है वहाँ पे, या आप उसको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते जैसे कि बाकी दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी है, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो उस के बावजूद भी हमने आपको इकोनॉमिक ग्रोथ करके दिखा दी है। इसका मतलब ये है कि दुनिया के अंदर तरक्की करने के लिए, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए आपको डेमोक्रेसी ज़रूरी नहीं है कि आपके मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी हो। इस चीज़ ने दुनिया में
दुनिया को और एकेडेमिया को मखमसे में डाला हुआ है कि अभी तक जो हमारी सोच थी वो ये थी कि डेमोक्रेसी अच्छी होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी अच्छी हो सकती है, लेकिन अब वो डेमोक्रेसी उस तरीके से नहीं है चाइना के अंदर जिस तरह वेस्टर्न वर्ल्ड में हमें नज़र आती है, लेकिन उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ उनसे कई गुना ज़्यादा तेज़ी से हो रही है और अंदाज़ों से बहुत ज़्यादा तेज़ी से चाइना ने अपने आप को ग्लोबल स्टेज पे एक इकोनॉमिक पावर के तौर पर मनवा दिया। तो यहाँ पे भी एक चीज़ जो है वो आ रही है, जबकि इसी दौरान इन 7 सालों में अमेरिका के अंदर क्या हो रहा था, एक तो बहुत अरसे की जंगें लड़ी जा रही थी, इराक में जंग थी, अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका ने जंगें लड़ी हुई थी, सीरिया में उन्होंने अपनी टांग अड़ा दी हुई थी। इसी तरह आप बाकी मिडिल ईस्ट के या नॉर्थ अफ्रीका के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लीबिया वगैरह में, इजिप्ट में आप देख लें तो वहाँ पे अमेरिका ने अपनी टांगें अड़ाई हुई हैं, जबकि चाइना ने वो चीज़ नहीं की थी। फिर इनका फाइनेंशियल मेल्टडाउन अमेरिका की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा टॉल इन तमाम चीज़ों का पड़ता है, तो वो भी हो रहा है। पॉलिटिकल डिसफंक्शनिंग हो रही थी अमेरिका में, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये तमाम चीज़ें जब हो रही थी, इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप का अरूज तो हुआ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के अरूज के बाद भी अमेरिका कोई संभला नहीं है। अमेरिका के हालात जूं के तू हैं, बल्कि ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। अभी तो आप रिसेंटली देखें तो एक तो वबा और दूसरे से ये जो उनके अपने अंदर मुजाहरे इस वक्त हो रहे हैं जॉर्ज फ्लॉयड के मर्डर के हवाले से जो हो रहा है, तो इन तमाम चीज़ों से जो अमेरिका की हालत है वो कोई बेहतर नहीं हुई। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक अंदिया दिया हुआ था कि मैंने इस लड़ाई को, जो ट्रेड वॉर है, ये मैंने अपने अंदर से निकाल के चाइना के डोर स्टेप पे लेके जाना है। मैंने ये लड़ाई चाइना के अंदर घुसा लेनी है, ताकि चाइना के दर पे या चाइना के बॉर्डर्स के अंदर ये लड़ाई लड़ी जा रही हो तो चाइना को उसका ब्रंट फेस करने को मिले और अमेरिका को एज सच उसका कोई ब्रंट ना हो। मतलब उसने चाइनीज़ इकोनॉमी के मुख्तलिफ सेक्टर्स को हिट करने की ठानी हुई थी। ये तो डोनाल्ड ट्रंप की पुरानी बात थी। अब इस हवाले से अगर आप देखें तो इस वक्त दुनिया के अंदर ये दो बड़े ममालिक हैं, अमेरिका और चाइना, और इन दोनों में आप एक साइड पे शी जिनपिंग को देखें और दूसरे साइड पे डोनाल्ड ट्रंप को देखें तो ये एक नेशनलिस्ट किस्म की लीडरशिप है दोनों ममालिक के अंदर। वो कैसे है कि डोनाल्ड ट्रंप जो WTO और इन तमाम चीज़ों की बातें हो रही थी वहाँ पे तो वो आपको बताता है WTO फ्री ट्रेड के बारे में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहता है अमेरिका फर्स्ट। तो वो एक प्रोटेक्शनिज्म की तरफ वापस आने की एक कोशिश में लगा हुआ है, जिसमें वो अमेरिकन इंडस्ट्री को, US की जो इंडस्ट्री है उसको वो बचा सके, उसकी इकोनॉमी को बचा सके। इस वजह से वो टैरिफ्स भी लगा रहा है, वो चाइना की कंपनीज़ के ऊपर पाबंदियाँ भी लगा रहा है। लेकिन ये सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं है। दूसरे साइड पे अगर आप देखें शी जिनपिंग, तो शी जिनपिंग ने जो डेंग जाओपिंग की जो पॉलिसी थी, हाइड योर स्ट्रेंथ एंड बाइड योर टाइम, उस वाली पॉलिसी से भी इन्हिराफ किया है। अब वो अपनी स्ट्रेंथ को हाइड भी नहीं कर रहा और अपने अंदर महसूर होकर रहता भी नहीं है, बल्कि उसने आराम आराम से पर पैर फैलाना शुरू कर दिए हैं। चाइना ने BRI को आप देख लें, फैल रहा है, और ये शी जिनपिंग के दौर में हो रहा है। उससे पहले डेंग जाओपिंग की पॉलिसी थी तो वो BRI टाइप चीज़ें उसमें नहीं थी, लेकिन अब वो फैल रहा है। फिर उसके बाद आप करंटली आप देखें इंडिया के साथ जिस तरह वो कर रहा है, फिर जो मैंने आपको साउथ चाइना सी की एग्जांपल दी कि वहाँ पे वो क्या कर रहा है, मिलिटरीली एडवांसमेंट की कोशिश कर रहा है, अमेरिका को पुश बैक कर रहा है, तो उसकी कोशिश में लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इन दोनों लीडरशिप्स की, ये जो नेशनलिस्ट अप्रोच है, इस नेशनलिस्ट अप्रोच की वजह से जितने भी फैक्टर्स हैं जो इन दोनों ममालिक के आपस में क्लैश के साथ आप उनको जो एट प्ले हैं इन दोनों ममालिक के ग्लोबल स्टेज पे एक दूसरे के साथ, क्योंकि उनमें नेशनलिस्ट अप्रोच आ गई है, तो अब वो ज़्यादा तेज़ धारी तलवार की तरह या ज़्यादा तेज़ होते हुए वो फैक्टर्स आप आपस में एट प्ले नज़र आ रहे हैं। वर्क जो वो करते हैं ना, फंक्शन करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के शोबे में हो या फॉरेन पॉलिसी के बाकी एस्पेक्ट्स के शोबे में हो, वहाँ पे ये फैक्टर्स जो है वो अब ज़्यादा शार्प आपको नज़र आते हैं। पहले चाइनीज़ स्टांस इतना शार्प नहीं होता था, अमेरिकन स्टेंस भी इतना शार्प नहीं होता था, वो माइल्ड होता था, लेकिन अब अमेरिकन स्टेंस भी बड़ा शार्प हो गया है, चाइनीज़ स्टांस भी बड़ा शार्प हो गया है। फिर आप इंडियन ओशन रीजन में देखें वो क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो ये नेशनलिस्ट लीडरशिप का एक धाक या एक चाप जो है वो आपको इसके अंदर नज़र आ रही है, जो कि दुनिया में हमें इन दोनों ममालिक की पॉलिसीज़ के अंदर होती हुई नज़र आ रही है। अब फिर इसको हम न्यू कोल्ड वॉर कैसे कह सकते हैं? चले ये सारी चीज़ें तो हो रही है, ये तो रूस के साथ भी ऑफ एंड ऑन हो जाती थी, अब इसको हम न्यू कोल्ड वॉर का नाम कैसे देते हैं या न्यू कोल्ड वॉर इसमें कैसे है? अब यहाँ पे बात थोड़ी सी
मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी तवज्जो दें, क्योंकि ये चीज़ अब मैं थोड़ा लोकलाइज भी करूँगा, फिर ग्लोबल पे जाऊँगा, फिर शायद लोकल पे आ जाऊँ, फिर ग्लोबल पे चला जाऊँ, तो थोड़ा सा आपको मेरे साथ रहना होगा। देखिए, आपको याद होगा नवंबर 2018 के अंदर चाइनीज़ कॉन्सुलेट कराची पे अटैक हुआ था इंडिया का। अब आप सोचेंगे कि मैं इस कोल्ड वॉर को चाइनीज़ कॉन्सुलेट के अटैक के साथ कैसे लिंक कर रहा हूँ, लेकिन इसकी यहाँ पे एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। मैं आपको बताता हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस कैसे है। देखिए, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो है वो BRI का फ्लैगशिप वो CPEC है। CPEC पाकिस्तान के अंदर से गुजर रहा है। गवादर में उन्होंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है और काफ़ी हद तक कर चुके हैं। एक स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का वो एक पोर्ट सिटी बना रहे हैं गवादर को। और कराची में चाइनीज़ कॉन्सुलेट पे अटैक होता है, लेकिन ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है। ये BRI जितना फैलेगा, जितने उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट आगे जाएंगे, एनालिस्ट बड़े अरसे से ये बात कर रहे हैं, जितने उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट दुनिया के फार फ्लंग एरियाज़ में पहुँचेंगे, उतना ही चाइनीज़ चाहेंगे कि वो अपने इन इकोनॉमिक एसेट्स की, इन इकोनॉमिक इंटरेस्ट की हिफाजत के लिए अपनी फ़ौजें तैनात करें, या दूसरे ममालिक की फ़ौज को क़ुव्वत प्रोवाइड करें, बैकअप प्रोवाइड करें, चाहे वो मिलिट्री के सेंस में हो, उनको मिलिट्री ऐड मिले या उनको इकोनॉमिक ऐड मिले, लेकिन वो ये चीज़ें प्रोवाइड करता रहे इन ममालिक को जहाँ जहाँ से ये BRI गुजरेगा, ताकि इसके ऊपर जो इसके मुखालिफिन हैं, जब वो ये अंडर अटैक आएगा तो ये उनकी हिफाजत किया जा सके। तो आपने इसमें एक चाइनीज़ कॉन्सुलेट पे हमले का और कोई तुक नहीं बनता, उसके ऊपर हमले का यही एक तुक बनता है कि आप CPEC को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, चाइनीज़ को यहाँ पे, उनके डिप्लोमेट्स को, उनके डिप्लोमेटिक मिशंस को आप यहाँ पे हिट करना चाहते हैं। और ये दुनिया में बाकी ममालिक में भी होगा। जूँ जूँ ये BRI आगे बढ़ता जाएगा तो ये कोल्ड वॉर जो है ये अपनी फॉर्म में हमें आराम से पनपता हुआ नज़र आ रहा है कि एक नई कोल्ड वॉर जो है वो हो रही है। और इसमें फिर चाइना सिर्फ ये नहीं करेगा, चाइना फिर इसमें नेवल और एयर, ये दोनों जो क़ुव्वतें हैं, नेवल क़ुव्वत जो उनकी है या एयर जो उनकी सुप्रीमेसी, या सुप्रीमेसी तो नहीं कह सकते, एयर जो उनकी क़ुव्वत है एयरफोर्स की, इसको वो दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट करेगा, इसको मज़ीद मजबूत करेगा, क्योंकि कहीं पे उनको एयरफोर्स यूज़ करनी होगी, कहीं पे उनको अपनी नेवी का इस्तेमाल करना होगा कि जो भी, क्योंकि ये BRI सिर्फ सड़क नहीं है, यहाँ पे आपने समंदरी रास्तों की भी हिफाजत करनी होगी। समंदर से आपका ट्रेड जाएगा, जैसे कि गवादर से अगर जाता है और फिर वो आगे जाएगा, फिर वो रेड सी से होते हुए मेडिटेरेनियन में जाएगा और सुएज़ कैनाल को यूज़ करेगा और आगे। तो इसमें आपको जिबूती की भी एक अहमियत आगे उठती हुई नज़र आएगी। यहाँ पे भी आपको ये कोल्ड वॉर का थिएटर जो है ये सजता हुआ नज़र आएगा। पाकिस्तान के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कुछ ये इस तरह छोटे छोटे वाक़यात जो हो रहे होते हैं, ये आपको कोल्ड वॉर का एक थिएटर जो है वो सजता हुआ नज़र आ रहा है, जिस पे कि डेफिनेटली पॉलिसी मेकर्स की नज़रें हैं, चाहे वो किसी भी ब्लॉक से हो या किसी भी कैंप से हो, वो इस पर देख रहे हैं। और चाहे वो पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स ही क्यों ना हो, वो भी उसको देख रहे हैं कि ये कैसे होगा। श्रीलंका की उसमें एक इम्पॉर्टेंस होगी, फिर गवादर के साथ आपका ईरान, तो ईरान की भी उसमें एक इम्पॉर्टेंस बनेगी। तो कोल्ड वॉर के ये जो थिएटर हैं, ये आपको, ये जो मैंने आपको नाम बताए, पाकिस्तान, श्रीलंका, ईरान, जिबूती वगैरह, ये थिएटर आपको मुस्तकबिल में शायद, क्योंकि प्रेडिक्ट तो हम नहीं कर सकते, हम सिर्फ एनालाइज कर सकते हैं, प्रेडिक्शन का काम तो हमारा नहीं है, हम तो सिर्फ एनालाइज कर सकते हैं फैक्ट्स के बेस पे। तो शायद ये चीज़ें आपको, ये थिएटर आपको गर्म होते हुए फ्यूचर में 5-10 सालों में नज़र आने शुरू हो जाएं, जिसमें कि पाकिस्तान हाल ही में काफ़ी हद तक गर्म हो भी चुका है, लेकिन ये आपको गर्म होते हुए नज़र आने शुरू हो जाएंगे। और फिर वहाँ से ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अभी जो खबरें आ रही हैं, जो इंडिया के साथ फेस ऑफ है, और फिर ऑस्ट्रेलिया को G7 में शामिल करने की एक कोशिश है अमेरिका की, और इसका मतलब है कि वो इंडियन ओशन रीजन में भी चाइना के लिए रोड़े अटकाने की एक कोशिश करेगा। एक साइड से इंडिया, दूसरी साइड से ऑस्ट्रेलिया, बीच में से चाइनीज़ कहीं से भी इधर उधर से जाएंगे तो वो उनको घेरने की कोशिश करेंगे, उनकी शिप्स को, उनकी कार्गोज़ को, उनकी जितनी भी शिपमेंट्स हैं उनको घेरने की कोशिश करेंगे, रोड़े अटकाएंगे। तो ये आपको ये चीज़ें आगे जाके एक कहानी इसके अंदर आपको नज़र आएगी कि ये गर्म होती है। अब इसमें और पुराने कोल्ड वॉर के अंदर फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या हैं? ये एक नई, इसको हम न्यू कोल्ड वॉर कहते हैं, और वो एक कोल्ड वॉर थी। तो उसके अंदर और इसके अंदर बुनियादी डिफरेंसेस क्या क्या हैं? देखें, अमेरिका और सोवियत यूनियन, उनके आपस में इकोनॉमिक टाइज़ नहीं थे, लेकिन यहाँ पे चीन और अमेरिका के आपस के अंदर इकोनॉमिक टाइज़ मौजूद हैं। तो इस वजह से ये वाली कोल्ड वॉर ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी बनिस्बत उस वाली कोल्ड वॉर के जो हम पीछे देख चुके हैं।
ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमें ज़्यादा नज़र आती हुई, क्योंकि इसमें चीज़ें इस तरीके से आपस में जुड़ी हुई हैं ट्रेड की वजह से। बहुत सारी जगहों पे चीज़ें ऐसी जुड़ी हुई हैं, इनको अलहदा करना जो है ये बहुत मुश्किल है, और इस वजह से इस कोल्ड वॉर की नेचर भी थोड़ी सी चेंज होगी। ये एग्जैक्टली वो वाला कोल्ड वॉर आपको रेप्लिकेट होता हुआ नज़र नहीं आएगा, इसमें कुछ और चीज़ें आपको नज़र आएंगी, क्योंकि चीन और अमेरिका आपस में बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त तिजारत कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों को डिकपल करना, इनको एक दूसरे से अलहदा करना, डिकपलिंग इसकी अमेरिका और चीन की ये तिजारती मफादात जो हैं ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि तकरीबन इस वक्त अगर मैं आपको ये फिगर्स मैंने लिखे हुए हैं, इस वक्त कोई 70,000 के करीब जो है वो यूएस कंपनीज़ चीन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं, और वो सालाना कोई 700 से लेके 900 बिलियन यूएस डॉलर्स चाइना के अंदर से जनरेट करते हैं, जो कि यूएस को एक फ़ायदा जा रहा है। तो यूएस को फिर इस सालाना फ़ायदे से भी हाथ धोने पड़ेंगे अगर वो एक फुल फ्लेज वॉर पे जाएगा। इस वजह से यूएस भी बड़ा फूंक के कदम रख रहा है, क्योंकि इनके इंटरेस्ट जो हैं वो इंटरलिंक्ड हैं, इंटरडिपेंडेंसी का दौर है ये। अब वो वाला दौर नहीं है, ये हम जो है वो लिबरलिज्म में रह रहे हैं, लिबरल आइडियल्स या जो फ्री ट्रेड है वो हो रहा है दुनिया के अंदर, इसमें इंटरडिपेंडेंस है। तो ये इंटरडिपेंडेंस जो है ये एक प्रॉब्लम देगी। अब आप देखें जो जनरल मोटर्स हैं अमेरिका की, वो चाइना में ज़्यादा बिज़नेस कर रहा है, ज़्यादा गाड़ियाँ बेच रहा है बनिस्बत इसके कि वो अमेरिका में भेजे, और फिर इस तरह आईफोन और आईपैड जो है वो अमेरिका के बाद अगर उसकी कोई बहुत बड़ी मार्केट दुनिया में मौजूद है तो वो चाइना है, जहाँ पे वो ये चीज़ें बिकती हैं। तो अगर ये मैंने सिर्फ आपको 2 एग्जांपल्स दे दी इस तरह, और मैंने 70,000 कंपनीज़ की बात की थी, तो सिर्फ 2-3 कंपनीज़ की बात हो रही है, 2 की वो बात होगी। इस तरह बाकी कंपनीज़ की देखें तो उनका भी ये रेशो जो है वो मोर और लेस इसी तरह से निकलेगा कि या अमेरिका से ज़्यादा या अमेरिका के बाद पहले नंबर पर या दूसरे नंबर पर फिर चीन के अंदर होगा वो। ठीक है, तो ये इस तरह उनकी इंटरडिपेंडेंस हो रही है। इस वजह से डिकपलिंग जो है वो इतना आसान नहीं होगा, और डिकपलिंग अगर होगी तो अभी अब मैं उस पर आता हूँ कि उसकी मुज़मरात क्या हो गए। देखें जैसे कि अमेरिका ने इस वक्त 5G डिकपलिंग का एक स्टेप अगर उन्होंने आप कहें कि ले लिया, तो उन्होंने पिछले साल 5G पे पाबंदी आयद कर दी थी, जो कि हुआवे के पास था, कि वो 5G पे पाबंदी, हुआवे पे पाबंदी आयद कर दी थी। बेसिकली जो 5G अमेरिका में नेटवर्क बनाना चाह रहा था या अमेरिका में 5G इंस्टॉल करना चाह रहा था, लेकिन अमेरिका की इस और अब हो सकता है कि अगर ये जो वबा है, अगर ये वबा लंबी चल पड़ी तो शायद, क्योंकि बिज़नेस तो वैसे ही बहुत सारे कंपनीज़ इस वक्त चीन के साथ नहीं कर रहे अमेरिकी, तो फिर हो सकता है कि अमेरिका का है कि ये कंपनीज़ अब वापस आ जाएं अपने मुल्क में, और ये चीन के साथ मज़ीद कारोबार हमने नहीं करना, वहाँ पे मज़ीद इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। तो हो सकता है फिर ये डिकपलिंग जो है ये ज़्यादा तेज़ी से हो जाए इस वबा की सूरत में। लेकिन वबा पे चीन में काबू पा लिया गया है, लेकिन दुनिया से तो अभी कहते हैं कि इसको तकरीबन 1-2 साल लगेंगे निकलने में, ख़त्म होने में। तो हो सकता है ये डिकपलिंग थोड़ा सा टाइम ले ले, और जितनी भी सप्लाई चेन की अमेरिका की ये डिकपलिंग सॉरी थोड़ा टाइम ना ले, बल्कि ये थोड़ी जल्दी हो जाए और अमेरिका अपनी कंपनीज़ को वापस बुला ले, क्योंकि कारोबार वैसे ही फ़िलहाल काफ़ी हद तक बंद है, उसमें मंदी है, तो उसको वापस ले आए। तो अगर ये इनके इकोनॉमिक टाइज़ एक दूसरे के साथ ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि सोवियत यूनियन के और अमेरिका के आपस में थे, अगर ये इनके इकोनॉमिक टाइज़ एक दूसरे के साथ ख़राब होते हैं तो फिर तो हमें पुराने वाले कोल्ड वॉर के खदुखाल इसमें भी नज़र आने शुरू हो जाएंगे, इस वाले कोल्ड वॉर में भी। लेकिन अगर ये इकोनॉमिक टाइज़ इनके किसी तरीके से अनरावल्ड नहीं होते तो फिर क्या होगा कि फिर पुराने वाला कोल्ड वॉर नहीं होगा, ये एक नई शेप में एक नई चीज़ होगी, एक वेरिएंट होगा कोल्ड वॉर का, उस वाले कोल्ड वॉर की तरह होगा लेकिन उसकी एक नई शेप होगी। तो फिर इसको देखना पड़ेगा, ये जो चीज़ें अनफोल्ड होगी तो फिर उसके बारे में हमें पता चलेगा कि कैसे हो सकता है। लेकिन अगर ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं तो इससे डेफिनेटली चाइना की इकॉनमी में एक डेंट तो पड़ेगा। अगर डीकपलिंग कंप्लीट हो जाती है तो चाइना की इकॉनमी में डेंट तो पड़ेगा, लेकिन चाइनीज़ इकॉनमी के अंदर या चाइनीज़ साइंटिस्ट के अंदर या उनके जो उनकी मेन पावर है चाइना के पास,
अब उनके पास इतनी सलाहियत मौजूद है कि स्लो तो हो जाएगा, लेकिन वो इस पे कुछ अरसे में, साल 2 साल में काबू पा लेंगे। वो अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर देंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआवे उनकी है, और वो सैमसंग को अच्छा खासा टफ टाइम दे रहा है, फिर वो 5G की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह बाकी शोबों में भी जहाँ पे वो समझ रहे थे कि वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी से, क्योंकि फ्री ट्रेड थी तो अमेरिकन टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा सकते हैं, और उन्होंने दे डू नॉट नीड टू री इन्वेंट द व्हील। अब वहाँ पे फिर वो ये करेंगे कि वो कर लेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लेंगे, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन जो आसार हैं, जो शवाहिद है, वो यही बताते हैं कि चाइना ने फिर ऊपर उठना है, और उसकी उस ऊपर की उठान को कोई भी इस वक्त रोकने की पोजीशन में नहीं होगा। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे। इसका जो पार्ट 3 आएगा उसमें फिर मैं स्पेसिफिकली फ़ोकस करूँगा कि यूरोपियन यूनियन के पास क्या रास्ता है। यूरोपियन यूनियन अगर ये कोल्ड वॉर चलती है तो उसने कहाँ जाके खड़ा होना है, उस चीज़ को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस वीडियो का टाइम ऑलमोस्ट 25 मिनट हो गया है, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम है। अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की तमाम नोटिफिकेशंस बर वक्त पहुँचती रहे। आप सबके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।